करें स्टार्ट। Topic of today's presentation is accordion and accordion. Learning objectives. At the end of this presentation, the audience will be able to understand the types and causes, different examination methods, and also different treatment options medically and surgically. Accordion. Accordion is an inversion of the eyelid margin away from the eye. इसमें कोई explain करे पिक्चर इसमें क्या है? Anyone? अगर और कुछ पंक्तम पे इन्वॉल्विंग और नॉट इन्वॉल्विंग ये एक्सप्लेन करना है इसमें। दिस पिक्चर शोज बायलैटरल लोअर लिड वर्जन और आउटरोलिंग और जो भी टर्म कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लोअर लिड वर्जन इन्वॉल्विंग और नॉट इन्वॉल्विंग पंक्तम शोइंग पैल्पेबल कंजक्टिवा। अगर करेक्टनाइजेशन है तो फिर करेक्टनाइजेशन भी बतानी है। एसोसिएटेड विद माइल्ड कंजक्टिवल कंजेशन, अगर कंजेशन है तो फिर आपको वो भी बतानी है। और अगर एसोसिएटेड अदर फाइंडिंग्स है जैसे इसमें कुछ पेशेंट को माइल्ड वो NS1 ग्रेड का कैटरेक्ट लगा तो वो भी आपने बताना है। लो लिड की स्किन की भी आपने स्टेटस बताना है, वो भी लैक्सिटी होती है या फिर डर्मेटाइटिस होता है एसोसिएटेड, तो वो भी सिम्टम्स। पेशेंट प्रेजेंट्स विद इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, फोटोफोबिया एंड एपिफोबिया। Lid margin is occult and depending on outcrowing, accordion can be classified as grade 1. Only punctum is averted. In grade 2, lid margin is averted and palpebral conjunctiva is visible. जैसे उस पिक्चर में था palpebral conjunctiva जो था वो grade 3 fornix is output types. Congenital accordion, it is very rare, but it can be associated with Down syndrome such as bilateral congenital upper lid version or accordion जो Down syndrome के साथ association होती है। Involutional, it is most common type. Causes can be horizontal laxity, disinsertion of lower lid retractors, medial and lateral canthal tendon laxity. Paralytic, it can be due to paralysis of facial nerve. Mechanical due to tumor and thrombosis and secretion, burns, lacerations and ulcers. Preoperative evaluation and diagnostic approach. Complete ocular history is important, including facial nerve palsy, trauma to eyelid and previous lid surgery. Examination of the malposition lid. Accordion and accordion होगा उसमें जो examination है उसमें 3 steps important है, कोई बता सकता है बताओ कैसे को एग्जामिनेशन कौन सी यूज करते हैं? lid laxity कौन सी कौन सा टेस्ट करेंगे? स्नैपबैक टेस्ट और मीडियल और लैटरल कैंथल laxity टेस्ट। सबसे पहले स्नैपबैक टेस्ट। स्नैपबैक टेस्ट में जो हम करते हैं वी पुल द लोअर लिड डाउनवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ग्लोब। जैसे ये लोअर लिड है इसको हम पुल करेंगे डाउनवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ग्लोब फॉर फ्यू सेकंड्स। देन वी विल ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द लिड कि वो वापस चला जाता है। अगर फौरन वापस चला जाता है तो इट इज़ नॉर्मल। इन माइल्ड केसेस इट टेक्स सम टाइम। इन मॉडरेट केसेस गोज बैक स्लोली विदाउट पेन एंड इन सिवियर केसेस डज नॉट गो बैक इवन आफ्टर अ पेन। मीडियल कैंथल laxity टेस्ट। मीडियल कैंथल laxity टेस्ट में हम जो लो लिड है वी पुल इट टुवर्ड्स लैटरली अवे फ्रॉम द मीडियल कैंथल एंड देन वी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द लैक्रिमल पुंक्टम कि वो जिस लेवल पे होगा उस हिसाब से ब्लीडिंग होगी। नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट होती है 0 to 1 मिलीमीटर होती है, अगर उससे ज़्यादा होगी इसका मतलब मीडियल कैंथल laxity है, वो मैं अभी ब्लीडिंग आपको बताऊँगा। lateral canthal laxity टेस्ट, we pull the lower lid medially away from the lateral canthus and observe the position of the lateral canthus. इसमें 1 to 2 मिलीमीटर 0 to 2 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा होगी इसका मतलब lateral canthal laxity है। ये ग्रेडिंग है तीनों टेस्ट जो टेस्ट है उनकी। स्नैपबैक टेस्ट ग्रेड 0 जो है ना वो नॉर्मल होता है, रिटर्न्स टू पोजीशन इमीडिएटली। ग्रेड 1 में 2 to 3 it takes
4 to 5 seconds, and grade 3 greater than 5 seconds. And grade 4 severe laxity never returns to position even after breaking. मीडियल कैंसर laxity टेस्ट नॉर्मल जो होती है, जो मीडियल कैंसर होता है 0 to 1 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट 0 to 1 मिलीमीटर होती है वो नॉर्मल होती है. ग्रेड 1 में 2 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगी जो लिम्बस और जो नॉर्मल पोजीशन होगी उसके मिड में होगी. ग्रेड 2 में 3 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट, जो ग्रेड 2 में होगा वो जो लेक्सुलर पंक्चर होगा वो लिम्बस के लेवल तक पहुँचेगा. ग्रेड 3 में ग्रेटर दैन 3 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्यूपल के मार्जिन पे होगा. ग्रेड 4 जो स्फीयर होगा उसमें डज नॉट रिटर्न टू बेस लाइन, उसमें वापस आता ही नहीं और वो प्यूपल के मिड में होगा. Rectal cancer laxity test normal is 0 to 2 millimeter displacement. Grade 1 to 4 millimeter displacement, grade 2 4 to 6, and grade 3 greater than 6 millimeter displacement. And grade 4 does not return to baseline even with blood. अदर जो टेस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट थे वो थे ये आपने तो करने करने. अदर टेस्ट जो है उसमें शगर टेस्ट है, रूल ऑफ ड्राई आई, फ्लोरेसेंट टेस्ट ऑफ कॉर्निया. फ्लोरेसेंट टेस्ट ऑफ कॉर्निया की करेंगे split examination होगी, assessment of Wells phenomena and examination of facial nerve. Complication related to atropion and tropion is exposure keratitis, dryness and thickening of conjunctiva, eczema and dermatitis of lower limb. ये भी एक पिक्चर है, कोई भी डॉक्टर मरिया आपका एडमिट. Keratinization और laxity of lower और conjunctiva में भी आपने कमेंट किया, there is mild conjunctival congestion. Good. जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोअर लिड एंड ऑल्सो ऑन द मीडियल कैंसर एंड लेटरल कैंसर लेक्सिटी एंड हॉरिजॉन्टल लिड लेक्सिटी. इसमें प्रोसीजर एक्सीजन ऑफ अ डायमंड ऑफ टार्सो कंजक्टिवा. इसमें जो है हम इंसीजन देते हैं मीडियली जस्ट बिलो द लेक्रिमल पंक्टम अबाउट 2 मिलीमीटर बिलो द लिड मार्जिन. डायमंड शेप इंसीजन देते हैं और फिर हम सूचर पास करते हैं फर्स्ट फ्रॉम सुपीरियर एपेक्स, then suture comes out of the wound and then other end हम पास करते हैं inferior apex involving the retractors और फिर हम wound से और उसे हम टाई कर देते हैं. और इसकी इंडिकेशन है हम करते हैं मीडियल कैंथल जो मीडियल लेक्रिमल पंक्चम एट्रोपियन होगा उसमें करेंगे और विद मिनिमल और नो हॉरिजॉन्टल लिड लेक्सिटी. जो ये लेजी की प्रोसीजर है ये इन केस ऑफ ये भी मीडियल एक्ट्रोपियन में करते हैं बट इन केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट हॉरिजॉन्टल लिड लेक्सिटी. इसमें जो मीडियल डायमंड एक्सीजन तो करते हैं, इसके साथ जो एक्स्ट्रा स्टेप है हम पेंटागन एक्सीजन भी करते हैं स्किन की. और सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं फिर बाद में डायमंड को जो एक्सीजन है इसको क्लोज करते हैं. डायमंड शेप है इसमें आप सिंगल लेयर इंक्लूडिंग मसल्स. सर मसल रिट्रैक्टर है वो हम इंफीरियर एपेक्स से इन्वॉल्व करेंगे और सिंगल लेयर जी सर. देन लैटरल टार्सल प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर हम एक्ट्रोपियन एंड एट्रोपियन दोनों में कर सकते हैं इन केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट हॉरिजॉन्टल लिड लेक्सिटी. जो स्टेप्स हैं इसमें फर्स्ट वी विल डू लैटरल कैंथोटमी, then we will separate interior musculocutaneous layer and posterior tarso-conjunctival layer from each other. Then we will create a tarsal strip flap. We will in next step we will suture the flap with the periosteum of the lateral orbital ring. उसको हम डाइसेक्ट करेंगे, lateral orbital ring को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ इसको सूचर करेंगे. पहले सूचर टार्सल स्ट्रिप में से पास करेंगे फिर बाद में या पेरियोस्टियम से पास करके उसको टाई कर देंगे और फिर बाद में हम जो एक्सेस स्किन जो रह जाएगी उसको एक्सरसाइज कर देंगे और बाकी जो वूंड उसको क्लोज कर देंगे. अदर प्रोसीजर्स इंक्लूड पाइकेशन ऑफ द इंटीरियर लिंब ऑफ द मीडियल कैंसर टेंडन.
दिस इज द पिक्चर ऑफ application ऑफ द इंटीरियर लिंगोमीडियल कैंसर। इसमें जो है हम जो मीडियल एंड ऑफ टार्सल प्लेट है उसको सुचर करेंगे विद द इंटीरियर लिंगोमीडियल कैंसर टेंडन। ये इंसिजन मार्क है, यहाँ पे से सूचर पास होगा 40 और 60 ऑब्जॉर्वेबल सूचर हम पास कर सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर लिंग के साथ। और इसकी इंडिकेशन है इन केसेस ऑफ माइल्ड मीडियल कैंसर टेंडन लैक्सिटी। We can also perform ligation of the posterior limb of the medial canthal tendon, medial canthal dissection in cases of severe medial canthal tendon laxity, medial canthoplasty। medial canthoplasty में जो हम करते हैं अपर एंड लोअर लिड को सुपर करते हैं medial to lacrimal punctum। It is done in cases of facial palsy। Other options include botulinum toxin injection into the elevator to induce ptosis in cases of exposure keratopathy। board weight implantation भी हम कर सकते हैं temporary and permanent arthropathy in cases of corneal involvement। Complications related to surgery include undercorrection, overcorrection, recurrence of ectropion and tropion, lateral canthal angle dystropia, trichiasis, canalicular injury, corneal abrasion and eyelid notching। Entropion. It is an inward rotation of the eyelid margin। Signs and symptoms include foreign body sensation, ocular discharge, epiphora, same ही होंगे visible, superficial keratopathy and corneal scarring। Types इसकी वही होती हैं congenital, involutional, superficial and mechanical। जो ट्रीटमेंट congenital entropion it is rare और ये कम ही होता है। इसमें हॉट्स प्रोसीजर होता है जो हम कर सकते हैं। हॉट्स प्रोसीजर इज कि हम जो है ना स्किन का यहाँ पे इंसिजन देते हैं बिलो द मीडियल कैंथस। मीडियली हम क्रिसेंट शेप इंसिजन देते हैं स्किन एंड ऑर्बिकुलरिस ओकुलाइन मसल आर एक्साइज और फिर हम सूचर कर देते हैं 40 और 60 ऑब्जॉर्वेबल सूचर पास करते हैं। पहले स्किन में से पास करते हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सिस को इन्वॉल्व करते हैं डिटेक्टर और फिर हम टाई करते हैं। Involutional entropion affects lower lid more than the upper lid. It is also more common than the other type। Pathogenesis includes horizontal lid laxity, जो entropion के भी cause है, vertical lid instability, overriding of pre-tarsal by pre-septal orbicularis and orbital septum laxity। This picture shows inversion of the lower eyelid, which is irritating the conjunctiva, and also there is mild conjunctival congestion and there is skin hyperemia। Treatment includes temporary treatment includes artificial lubricants and ointment। Permanent treatment includes lateral canthal sling or full thickness wedge extraction for horizontal lid laxity, transverse everting sutures, V's procedure, John procedure and Coker procedure। V's procedure it involves full thickness horizontal lid splitting and insertion of everting sutures, and scarring prevents overriding of preseptal and metatarsal parts of orbicularis। इस प्रोसीजर में हम जो इंसिजन देते हैं 4 मिलीमीटर बिलो लेड मार्जिन, हम यहाँ पे इंसिजन देंगे, देन वी विल स्प्लिट, हम विद शार्प कटिंग सीजर जो है ना हम परफोरेट करेंगे, देन हॉरिजॉन्टली हम इसको एक्सटेंड करेंगे फुल थिकनेस इंसिजन को और फिर हम सूचर्स पास करेंगे इन्वॉल्विंग कंजक्टिवा, रिट्रैक्टर्स एंड टार्सल प्लेट, लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सल प्लेट। सूचर जो हम यहाँ से पास आउट करके स्किन बिलो द 1 मिलीमीटर लैश लाइन निकालेंगे और उसको फिर टाई कर देंगे और फिर यहाँ से स्किन को भी यूज कर देंगे। इट इज़ डन इन केसेस ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म entropion treatment and in which there is mild or minimal horizontal lid laxity। इसी तरह ये क्विकर प्रोसीजर है। क्विकर प्रोसीजर इट इज़ सिमिलर टू वीज प्रोसीजर। इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है जिसमें हम लेड जो है उसको स्प्रेड भी करेंगे और वर्टिंग सूचर भी पास करेंगे और साथ हॉरिजॉन्टल लेड शॉर्टनिंग भी करेंगे। इट इज़ डन इन केसेस ऑफ सेम इंट्रोपियन, वही ट्रीटमेंट है बस जिसमें सिग्निफिकेंट हॉरिजॉन्टल लेड लैक्सिटी होगी उसमें हम ये क्विकर प्रोसीजर करेंगे। John's procedure. It is plication of lower eyelid retractors, thus increasing their role and creating a barrier between three
septal and pre-tarsal portion of orbicularis. It is performed in recurrent cases. Segregation and tropion, it is common in trachoma, trauma and chemical injury. Treatment includes anterior lamellar dissection, tarsal wedge dissection, transposition of tarsal conjunctival wedge, and composite plans. Excellent presentation, Betty. So it is a very extensive subject, entropion and ectropion. See, he has covered everything. I just want to repeat a few things so that we highlight those issues. What is the cause of ectropion and entropion in senile patients? What is the basic fault that occurs which leads to instability of the tarsal plate so that it everts or it goes in? Anybody? Skin laxity does not interfere with the lid function. Aponeurosis, if interfered, will lead to ptosis, not entropion or ectropion. Good. So one factor is that with age, as you said, the skin atrophies, the orbicularis is not fixed to the skin. So when the orbicularis contracts, most of the preorbital part crowds onto the pretarsal portion. That is one thing. Anything else? Good. So when the attachment between the tarsal plate and the inferior lid retractor is weak, the tarsal plate just rotates on its horizontal axis, right? So weakening of the inferior lid retractors. Third factor, lid laxity. So when the lid is lax, then ectropion can occur. Similarly, so these are the three basic factors with pathophysiology which lead to ectropion or entropion. So we have to correct these three factors. Number one is the horizontal lid laxity. The lid, what is the normal length of the lid? 30 millimeters. So if the horizontal length of the lid has increased, this leads to horizontal lid laxity, such as occurs in facial nerve palsy. So there is paralytic ectropion. You can see the lid margin going like this, so the lid length is increased. Similarly, in senile ectropion, so we have to reduce the length of the lid so that the lid remains tight. So he has mentioned the distraction test, snap test, and the medial and canthal distraction test, snap test, snip. So how much lid can be moved away from the eyeball? 6 millimeter is the upper limit. So if you can sort of separate the lid from the eyeball more than 6 millimeter, it means there is horizontal lid laxity. So you have to correct it. So previously the procedure was to cut the full thickness lid from the center, but it is more marked. The scar is obvious. So now we have switched for the many years to the lateral tarsal strip, LTS. The LTS occupies the lateral peripheral position of the face, so it is not very prominent, right? We do LTS for shortening the lid to correct the horizontal lid laxity. And to improve the attachment of lower lid retractors, what we do? We combine in entropion the correction of the horizontal lid, and we stitch the inferior lid retractors with the lower part of the tarsal plate. कैसे ये ऑपरेशन करते हैं? उसी तरह करते हैं जिस तरह अपर लिड में आपके पास लिवेटर एपोन्यूरोसिस होता है. So
you shorten the levator aponeurosis and stitch it back to the tarsal plate so that the lid is elevated. Similarly, to pull the lower tarsal plate down, we stitch the inferior lid retractors. We isolate just like we isolate the levator in the upper. So levator in the upper lid and inferior lid retractors in the lower lid are synonymous. They have the same function. We isolate them in the same way, and we attach them to the tarsal plate margin. So creating a wound prevents the overriding of the pre-orbital part onto the pre-septal onto the pre-tarsal. ये ऑर्बिकुलरिस है. जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारे का सारा ऑर्बिकुलरिस टार्सल प्लेट के ऊपर आ जाता है तो टार्सल प्लेट किंग रोटेट कर. सो अगर हम इंसिजन देते हैं जब नीचे लिड पे तो वो एक बैरियर बन जाता है. दैट डज नॉट अलाउ द ओवरराइडिंग ऑफ द प्री-सेप्टल पार्ट. सो इन लेवेटर in inferior lid retractors attachment, we do the procedure LTS with inferior lid retractor reattachment at the same time for entropion. And for ectropion, we only perform the LTS. LTS का उन्होंने बड़ा अच्छा procedure बताया. First of all, we do the canthotomy. सीजर के साथ जब हम लेटरल कैंथस को काटते हैं, दिस इज कॉल्ड कैंथोटोमी. फिर लोअर लिड को पकड़ के लोअर लिड की अटैचमेंट जो है इंफीरियर क्रॉस ऑफ द कैंथल लिगामेंट, जब उसको ऐसे सीजर से काटते हैं, दिस इज कॉल्ड कैंथोलाइसिस, इंफीरियर कैंथोलाइसिस. जो पहले दो स्टेप ये हैं, कैंथोटोमी एंड कैंथोलाइसिस. जब inferior crus of the lateral canthal ligament हमने काट दिया, lid becomes free, tarsal plate is now floating. अब हम lid की जो excessive tissue होता है 3 mm 4 mm वो काट देते हैं. So excessive lid length is finished. जो बाकी की lid बचती है उसका हम anterior lamella और posterior lamella separate करते हैं. एंटीरियरली स्किन और आई लैशेस को पकड़ के काट दिया, पोस्टीरियरली कंजक्टाइवा स्क्रैप कर दिया, तो व्हाट रिमेन्स टार्सल प्लेट, 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ टार्सल प्लेट. अब इस टार्सल प्लेट में से सूचर पास करेंगे और पेरियोस्टियम के साथ अटैच करेंगे. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नॉर्मल कॉन्टूर ऑफ द पैल्पेब्रल फिशर. द लेटरल पार्ट ऑफ द canthus is 2 mm above the medial canthus. Why? Tears का flow produce करते हैं. So normal physiology, we have to restore the normal anatomy and physiology. So when we stitch it to the lateral orbital rim, we ensure that it is 2 mm above the medial canthus. One. Secondly, we try to attach it on the inner margin of the lateral orbital rim, which is the normal position of the lower limb. ठीक है. अगर आप बाहर की तरफ अटैच करेंगे तो लिड और कॉर्निया और आई बॉल के दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी. सो हम सूचर इस तरह लगाते हैं कि वो ऑर्बिटल मार्जिन के इनर साइड पे आता है, so that the lid remains in contact with the eyeball, is not separated. So ये हमारा what is lag of thalamus? Incomplete closure of the eyelid. रात को सोते हैं तो आँख खुली होती है. So facial nerve palsy में ये टर्म भी क्योंकि इसके साथ यूज़ होती है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. फेशियल नर्व पाल्सी में इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? टेपिंग तो ठीक है, बट कॉस्मेटिकली इट इज़ नॉट वेरी गुड कि आप टेप लगाई हुई है और कोई तरीका. आँख पूरी बंद नहीं हो रही, रात को
गोल्ड इम्प्लांट ज़बरदस्त। तो वो जो थोड़ा अपर लिड का वेट है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो पेशेंट थोड़ी सी भी कोशिश करता है तो वो लिड नीचे आए। तो गोल्ड इम्प्लांट के साथ टार्सल प्लेट के ऊपर छोटा सा 2.2 ग्राम का जो गोल्ड पीस है वो स्टिच कर देते हैं। सो नॉर्मली जब आप लिवेटर काम कर रहे हैं वो लिड ऊपर चले जाएगी, जो ही वो रिलैक्स करेगा लिड कंप्लीट। एंड व्हाट इज लिड लैग? When legging of the lid in the down gaze, जब नीचे देखते हैं तो लिड ऊपर है। तो ये टर्म्स भी इसके साथ एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। तो एंट्रोपियन में प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा होती है कि आई लैशेस जब टच करती हैं कॉर्निया को तो वो कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है और ब्लाइंडनेस हो जाती है। द अपर लिड एंट्रोपियन इज बिकॉज ऑफ ट्रैकोमा, साइकेट्रिशियल डिजीज ऑफ द टार्सल प्लेट। एक ट्रैकोमा होती है और क्या होता है? किस किस वजह से टार्सल प्लेट में स्कारिंग हो जाती है और आई लैशेस अंदर चले जाएंगे? ट्रॉमा हो गया और बर्न हो गए और गुड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और साइकेट्रिशियल पेम्फिगॉइड। तो अगर आपने डीडी रखना हो तो पहले ट्रैकोमा बहुत ज़्यादा कॉमन था, हम इसको नंबर 1 पे रखते हैं। साइकेट्रिशियल एंट्रोपियन ऑफ द अपर लिड, ट्रैकोमा, साइकेट्रिशियल पेम्फिगॉइड और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉज हैं। तो अपर लिड का एंट्रोपियन इज ऑलवेज साइकेट्रिशियल, सिनाइल नहीं होता। जो लोअर लिड है उसमें अगर एंट्रोपियन हो जाए उसकी क्या वजह है? कॉमनेस कॉज सिनाइल, लोअर लिड अंदर की तरफ चली गई। अब एक्ट्रोपियन में साइकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन है, क्या कॉज हो सकती है? स्कार, एनी स्कार ऑन द स्किन, वो कंट्रैक्ट करेगा तो आई लैशेस बाहर आ जाएंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एक्सियन ऑफ द स्कार एंड रिप्लेसमेंट बाय ग्राफ्ट, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं? प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर, इनर पार्ट ऑफ द आर्म, इनर पार्ट ऑफ द थाई, इन सारों से हम स्किन ग्राफ्ट ले सकते हैं। स्किन ग्राफ्ट कैन बी फुल थिकनेस और पार्शियल थिकनेस। फुल थिकनेस का फायदा क्या होता है? कंट्रैक्ट कम करता है, बेटर कॉस्मेसिस। जो पार्शियल थिकनेस होता है वो उस वक्त हम लेते हैं जब ज़रा ज़्यादा लेना हो, इतना जगह अवेलेबल नहीं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा 30-40% कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो हमें दोबारा लगाना पड़ता है या बड़ा ग्राफ्ट रखना पड़ता है। सो हम आमतौर पे पोस्ट ऑरिकुलर लेते हैं क्योंकि इतना पोस्ट ऑरिकुलर पता नहीं चलता है। इधर सूचर पकड़ के यहाँ पे टाई कर देते हैं। ये जो पोर्शन है इस जगह से 2-3-4 सेंटीमीटर का ग्राफ्ट निकला है, वो आप यहाँ पे लगा लें। हफ्ता उसके ऊपर हम प्रेशर बैंडेज देते हैं ताकि वो अटैच हो जाए बेड के साथ और हफ्ते के बाद वो रिमूव करें। सो फुल थिकनेस म्यूकोजल ग्राफ्ट का आपने जिक्र किया, वो किस में यूज़ करते हैं? अगर म्यूकोजल स्कारिंग है वो बकल म्यूकोजल से ले सकते हैं और आमतौर पे ये इनर साइड ऑफ द लिप से लेते हैं। तो कोई म्यूकोजा लेते हुए कोई एहतियात करनी चाहिए, कोई चीज़ है जो डैमेज हो सकती है। एक तो बकल म्यूकोजा लेंगे तो हम जो प्रोटेड ग्लैंड की डक्ट होती है, एक्सटेंशन डक्ट इन फ्रंट ऑफ द सेकंड प्री मोलर, वहाँ तक नहीं जाता, पीछे। और अगर पैलेट से लेना है म्यूकोजा तो जो लास्ट मोलर है उसके साथ ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी हो, अगर वो ब्लीड कर दे तो वो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। सो पैलेट में भी आगे आगे रहते हैं, एंटीरियर 2/3 अगर वहाँ से लेना। अगर लिप से लेना है तो दोनों लिप्स, दोनों ये वो आर्टरी फोर्सेप्स लगा के लिप को ऐसे कर देते हैं। ये पोर्शन पूरा जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन को आप स्पेयर कर देते हैं और बाकी आप
मुकोजल ग्राफ्ट। अब चलो बाकी मेरे ख्याल काफ़ी है बाकी। एनी क्वेश्चन कमेंट? जो स्टीवन जॉनसन है उसको सर कैसे मैनेज करते हैं?